हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है इस एनसीईआरटी में, साइंस एनसीईआरटी में, और इसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बच्चों, आप लोगों ने 9th और 10th में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, पहले थोड़ा बहुत आपको पता है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आगे जाके केमिकल रिएक्शंस मतलब केमिकल चेंजेस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, और इक्वेशंस। अभी तक आपने जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस पढ़ा है तो आपने उसको थ्योरेटिकली ज़्यादा समझा। यहाँ पे हम उसको क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो इक्वेशंस के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ हम जब ये, क्योंकि हमारा पर्पज़ है कि अभी आपकी गर्मियों की छुट्टियों तक हमारा 10th का एक बार सिलेबस, साइंस का सिलेबस पूरा का पूरा हम उसको फिनिश कर दें, ताकि हमारे पास थ्रू आउट द ईयर टाइम बचता रहेगा कि हम उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो मैं इसके आपके इस एफर्ट में, आपकी इस मेहनत में आई एम देयर विद यू। मैं कोशिश करूँगी कि हम इसको जून एंडिंग तक इस पूरा साइंस को ख़त्म कर दें। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ये कि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे, हमारे लिए आपके पास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स कुछ भी है, बट हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे। द रीज़न इज़ कि जो अब एक चीज़ आपको बच्चों समझने की ज़रूरत है कि ये जो बोर्ड के एग्जामिनर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम सेट करते हैं, उनको कभी ये हेल्प बुक्स या कोचिंग की बुक्स, मॉड्यूल्स ये नहीं दिए जाते। उनको पेपर सेट करते वक्त दिया जाता है एनसीईआरटी की बुक। तो कोशिश करो कि आप एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड उसको पढ़ो, समझो, और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं एटलीस्ट वो आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो मैं भी इसमें कोशिश करूंगी कि आपको हर एक टॉपिक के बाद हम उसको एनसीईआरटी से एक बार चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब बात करते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। चेंजेस हो रहे हैं, बट जहाँ यहाँ चेंज किस में है? चेंज हम कहते हैं कि किसी उसका अपीयरेंस में चेंज हो गया, किसी चीज़ की कोई शेप चेंज हो गई। ठीक है, या फिर अगर हम कहते हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, या इस तरीके से अगर उनकी कोई, मतलब हम कहते हैं उसकी फिजिकल फॉर्म में कुछ चेंज आ गया। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसका एक सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिजिकल चेंजेस में है, दैट इज कैन इट कैन ऑफ्टन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस। इट्स नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर हमने प्रोसेस रिवर्स कर दी तो वो प्रोसेस, तो वो चीज़ दोबारा से वही बन जाएगी। हाँ, एक एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं कि अगर मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको अगर हम एग्जांपल लें, देखो यहाँ पे कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे। अगर वो सॉलिड फॉर्म में था, आइस के फॉर्म में, तो वो तब भी H2O या वाटर ही था। जब वो लिक्विड फॉर्म में है तब भी वो H2O या वाटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम प्रोसेस रिवर्स कर सकते हैं कि आइस को वाटर में, या वाटर को दोबारा आइस में हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जो हम कॉमन अपना कॉमन सराउंडिंग में देख सकते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, जहाँ पे लिक्विड फेज से उसको हम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, चॉपिंग ऑफ वुड, फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड कर दिया, पेपर को फाड़ दिया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या इन्वॉल्व कर रही हैं? दिस इन्वॉल्व द फिजिकल चेंजेस विदाउट इन्वॉल्विंग एनी केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ एग, ठीक है, ये कुछ फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अब क्या करते हैं कि एनसीईआरटी आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। एनसीईआरटी ने आपको ये बोला कि आप अपने सराउंडिंग में कुछ चीज़ें उनको ऑब्जर्व करो और सोच के बताओ कि उसको हम किस फॉर्म में इंक्लूड करें, फिजिकल चेंजेस में या केमिकल चेंजेस में। जैसे सबसे पहले एनसीईआरटी आपसे जो बुक है वो आपसे पूछ रही है कि दैट व्हाट विल हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो समर में क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बाहर बहुत हाई होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मिल्क स्पॉइल हो जाएगा। अब वो मिल्क स्पॉइलिंग के लिए क्या है, उसमें कुछ बैक्टीरिया, मतलब कुछ स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होंगे जो उसको मिल्क को स्पॉइल कर देंगे। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, दैट इज नॉट द सिंपल फिजिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है हम लेते हैं, जैसे जो आयरन का तवा है, किचन में हम कॉमनली यूज़ करते हैं, या कोई भी आयरन पैन ले लो, या फिर कोई नेल
हमने लिया, ठीक है, अगर वो कहीं पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट में उसको थोड़ी देर रह गया कुछ टाइम के लिए, तो उस पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी रस्ट फॉर्मेशन। रस्ट हम कहते हैं, या फिर हिंदी में कह देते हैं जंग लग गई इस चीज पे। द रीजन बिहाइंड दैट अगेन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अगर ग्रेप्स में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, तो वो फर्मेंटेशन भी बेटा उसमें भी बायोलॉजिकल प्रोसेस या जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये कुछ चीज़ें बेटा हम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आगे हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, जहाँ पे हम इसको आगे ज़्यादा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन फूड इज कुक्ड, किचन में जो भी फूड बन रहा है वहाँ पे केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम जो फूड जिस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जाके हमारे बॉडी में ये स्मॉल पार्टिकल्स में डाइजेस्ट हो जाता है, टूट जाता है, और वो फिर बाद में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल ही चेंज है। एंड वी रिस्पायर, बेटा रेस्पायरेशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रेस्पायरेशन इज नॉट सिंपली ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मतलब ब्रीदिंग तो होती है इनहालेशन एक्सहेलेशन, यहाँ पे हम जो ये रेस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो हमने फूड कंज्यूम किया उसका ब्रेक डाउन होकर हमें जो फर्दर एनर्जी मिलती है, तो ये उस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ऑल द एग्जांपल्स व्हिच एनसीईआरटी हैज गिवन इन दी फर्स्ट पेज इटसेल्फ, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। देखो इसी चीज को मैंने क्या किया है, अब हमने इसको एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 खोला इन योर चैप्टर 1। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ द एनसीईआरटी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चंस, और फिर वो खुद से ही एनसीईआरटी आपसे बोल रहा है कि आप अपने सराउंडिंग में देखो कि और कौन कौन से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, देखो अभी दोबारा अगर मैं सम अप करूं, फिजिकल चेंजेस वो हैं जहाँ पे अपीयरेंस में या कोई शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है, एंड दैट कैन ऑफन बी रिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस क्या है, जहाँ पे हम कहते हैं कि या तो कोई नए बॉन्ड्स बन रहे हैं या कुछ नए पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो यहाँ पे जो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इस चैप्टर को या कोई भी चैप्टर आगे आगे पढ़ते जाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा फोकस रहेगा एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में आप देखोगे साइंस एनसीईआरटी में हर एक ऑलमोस्ट हर पेज पे उन्होंने एक ना एक एक्टिविटी दे रखी है। द पर्पस ऑफ गिविंग एक्टिविटी कि आपको उस चीज को, जो भी कंसेप्ट वो आपको समझाना चाहते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंटली मतलब उसको वैलिडेट करते हैं, हम दिखाते हैं। हालांकि आप ये कहोगे कि मैम स्कूल्स में हमें केमिस्ट्री लैब में नहीं लेके जाते, इतना आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाएंगे, बट हम कुछ इमेजेस की हेल्प से, जीआईएफ की हेल्प से हम उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हम आते हैं केमिकल चेंजेस पे, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है, जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, कोई नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो नए बॉन्ड की मतलब जो नया सब्सटेंस बना उसकी कुछ अपनी डिफरेंट, कुछ अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें अभी हमने दो एग्जांपल, जैसे अभी हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था, अभी हमने रस्टिंग ऑफ आयरन, ये दो एग्जांपल अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब हम कैसे पहचाने कि कोई भी रिएक्शन में केमिकल चेंजेस हुए हैं या नहीं, क्या ऐसे फीचर्स होंगे जिससे देखकर हमें पता चलेगा कि वहाँ पे केमिकल चेंजेस हैं। तो हम कुछ जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज द चेंज इन द स्टेट, ठीक है। दूसरा इट कुड बी चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी इनके ये जो हम एक एक प्रॉपर्टी की आपको बात कर रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी का हम आगे एग्जांपल भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे केमिकल चेंजेस हैं, जहाँ पे अलोंग विद द रिएक्शन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकती है, हीट एनर्जी। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे ये हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देन देयर कुड बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, कि जब जैसे कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन में मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट कुछ हम कहते हैं कि ऐसा पाउडर या ऐसे सॉलिड के फॉर्म में होता है जो उस पर्टिकुलर उसमें जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं रहेगा, मतलब वो अलग से सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है।
लाइक अब हमने अभी ये देखो, अभी नाउ विल कम टू दी पेज 2 ऑफ एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में आप इसका देखो, ये जो ब्लू वाले पोर्शन के नीचे यहाँ पे अभी हम यही डिस्कस करके आए हैं दैट योर केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व, फर्स्ट वन इज द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें जो एक्टिविटीज है। अभी आपने देखा इस पेज पे ऊपर हम जो अभी देखा है, पेज नंबर 2 पे आपको दो एक्टिविटीज शो कर रखी हैं, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 में हमें एक केमिकल रिएक्शन दिखा रखी है जहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन, ऐसा मतलब रिबन लाइक मटेरियल लेंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और वो किस चीज़ की बनी होगी, वो मैग्नीशियम की बनी होगी। तो जब हम उसको क्या करते हैं, हम उसको फ्लेम में बर्न करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा टोंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम उसको पकड़ के ऐसे बर्न कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब वो बर्न करता है, जलता है, जलाते हैं जब हम इसको, तो एक होता है डेजलिंग वाइट फ्लेम, अचानक से तेज रोशनी, तेज चमक, इस तरीके से आपको, जैसे आप देख रहे हो इस जीआईएफ में, तो यहाँ पे एक तेज रोशनी सी नजर आती है हमें। वो किस चीज की वजह से, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अलोंग विद दिस दैट, ये तो चलो हमें नजर ही आ रहा है, इसके साथ एक वाइट पाउडर फॉर्म भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो व्हाइट पाउडर अगर आप देखोगे यहाँ पे पेट्री डिश में, दिस व्हाइट पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे व्हाइट पाउडर बन जाएगा। तो अगर आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन यू हैव सीन ड्यूरिंग दिस, मान लो आपसे क्वेश्चन बना के पूछे व्हाइल बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन विद अ इन अ फ्लेम, व्हाट आर द चेंजेस यू हैव ऑब्जर्व, तो आपका आंसर क्या होगा? एक तो हमें क्या मिलेगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, व्हाइट पाउडर मिलेगा जो इस पेट्री डिश में यहाँ दिखा रखा है, विच इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप इस ब्लू वाले बॉक्स में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे रखा है कि क्लीन दिस मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर नॉर्मली हिंदी में उसको कहते हैं रेगमार। मतलब उसको पहले हमें इस चीज को रब करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को। उसको रब करने की या उसको क्लीन करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली जब हम लैब में इसको रखते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो ऑन एक्सपोजर टू एयर इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जब हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो ये जल तो जाएगा, बट प्रॉपरली नहीं, ये जो जिस तरीके से हमें प्रॉपरली ये डेजलिंग वाइट लाइट नजर आ रही है, इस तरीके से प्रॉपर बर्न नहीं हो पाएगा, तो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एडवाइस आपको किया गया है कि जो मतलब इसको बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वी नीड टू रब इट विद द सैंड पेपर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ नीचे आपको देखा ना Mg+O2 MgO, तो हर एक रिएक्शन जो भी हम अभी हमने पढ़ा है, जैसे मान लो ये रिएक्शन, तो हर एक को हम कुछ केमिकल फॉर्मूला से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, वो हमें लिखना, हमें याद करना इजी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन टेक्स्ट फॉर्म, हम उसको कुछ केमिकल फॉर्मूला से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, अब बेटा आते हैं योर एक्टिविटी नंबर 1.2। ठीक है, ये भी आपके पेज नंबर 2 पे ही दे रखी है, जहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि आप एक सॉल्यूशन लो लेड नाइट्रेट का, विच इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है। उसमें हम स्लोली क्या ऐड करेंगे, विल ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप ये देखो, जब आपने इसमें पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया, तो नीचे ये जो आपको थर्ड इमेज दिख रही है, यहाँ पे येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट दिख रहा है। मैंने आपको अभी प्रेसिपिटेट क्या बताया था, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म विच इज इनसॉल्युबल, मतलब वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, तो वो एक मतलब पाउडर के फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, बट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। अभी हमने ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, कुछ पैरामीटर्स केमिकल चेंजेस के, सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज वन ऑफ द पैरामीटर। अब आप इसके नीचे यहाँ पे देखोगे एक रिएक्शन लिखी हुई है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है कि देखने में, बट अगर इसको देखें तो लेड नाइट्रेट। ठीक है, जब इसमें हमने क्या डाला, पोटाशियम आयोडाइड, इसने हमारे पास क्या बनाया, लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। आई डू अंडरस्टैंड बेटा, ये चीज़ मुझे भी पता है कि शुरुआत में आपको ये रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट
अगेन मेरी एडवाइस आपसे यही है कि एनसीईआरटी में मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि कुछ सेक्शंस दे रखे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट उन एग्जाम्पल्स को याद रखना होगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन पे डायरेक्ट आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये रिएक्शंस भी ज़रूर लिख के आओ, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है, आपको 2-3 बार अगर उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे आपकी जब एक आगे और चैप्टर्स पढ़ते जाओगे, केमिस्ट्री और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, तो थोड़ा सा खुद को ही आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, ठीक है। रही बात ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पोटाशियम आयोडाइड के आगे 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, सिमिलरली पोटाशियम नाइट्रेट के आगे 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब बैलेंसिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, ये हम अभी हमारा जो नेक्स्ट इसी चैप्टर का नेक्स्ट मतलब जो स्लाइड्स आएंगी आगे, तो उसमें आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि ये हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट इसी चैप्टर के बारे में पढ़ते, फिर विल मूव टू दी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखो हमने जैसे पहले मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी की बात की, फिर हमने दूसरी अभी एक्टिविटी बात की है लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। अब हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है, जहाँ पे हम जो थर्ड चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी हमने देखो, मैं दोबारा से आपको एक बार वही स्लाइड दिखाना चाहूंगी जहाँ पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने देखो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1.3, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया या एक बीकर ले लीजिए आप, उस बीकर में क्या करेंगे, कुछ जिंक ग्रेनुअल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उस जिंक ग्रेनुअल्स में आप क्या करोगे, जिंक ग्रेनुअल मतलब छोटे छोटे टुकड़े, इस तरीके से अगर आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए उसमें। अब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl भी ऐड कर सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कंसनट्रेटेड नहीं ऐड करना बेटा, यहाँ हम डाइल्यूट ऐड कर रहे हैं। डाइल्यूट मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है। आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हो, ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे H2SO4 के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्वस। एक क्यों क्या बता रहा है, एक्वस। जिंक के ब्रैकेट में लिखा है SS फॉर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे जिंक सल्फेट क्या है, सॉलिड, और H2 क्या है, गैशियस। तो ये साथ में हम सिंबल भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हालांकि हम डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं, बट ये आपको प्रिकॉशन देता है, कॉशन दिया जाता है दैट स्टिल इट इज एसिड। एसिड से ध्यान से ही काम करना होता है, तो यू शुड वर्क इट केयरफुली और प्रिकॉशन लेके ही काम करना, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि व्हाट चेंजेस यू हैव ऑब्जर्व, तो हमने देखो, अगर ये जो इस इमेज में आप देखो, जैसे धीरे धीरे इन्होंने ये ऐड किया H2SO4, तो इसमें बबल्स फॉर्मेशन हो गया। ये बबल फॉर्मेशन किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल फॉर्मेशन किसकी वजह से है, दिस बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बबल हाइड्रोजन गैस की वजह से होना है, विच इज अगेन अ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ योर केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि हमने एनसीईआरटी पेज टू पेज चलते रहेंगे, तो मैंने आपको शुरुआत के 2 पेजेस में जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। पेज नंबर 3-4-5 वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। वो हम इस चैप्टर मतलब इस बिल्कुल एंड में करेंगे जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच में मैंने की स्लाइड है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे अभी हमने जिंक के लिए इक्वेशन देखी, लेड नाइट्रेट के लिए इक्वेशन देखी, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो, तो उस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे यहाँ पे जिंक है, Zn लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो हमारे पास जो रिएक्ट करके हमें हमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो देर इज अ रूल कि रिएक्टेंट को हमेशा हम किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जितने भी रिएक्टेंट है उनके बीच में क्या ऐड कर देंगे, प्लस साइन। और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किस तरफ लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड, और वहां पे भी उनके बीच में हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव साइन और प्लस साइन बिटवीन देम। यहाँ हमने दो दो ही रिएक्टेंट या दो ही प्रोडक्ट दिखाए हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और बीच में एरो हमें बता रहा है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है,
है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, कोई चीज़ अगर मान लो ये दोबारा से टूट भी रही है तो हमें एरो इंडिकेट करेगा कि वो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रही है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेटा अगर हम ओवरऑल इन केमिकल चेंजेस को, केमिकल रिएक्शंस को देखें, तो इन केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि जितने भी हमने इसमें एटम ऐड किए हैं वो कहीं गायब नहीं हो रहे हैं इसमें से। मतलब ये नहीं है कि वो कहीं कुछ वो हो गए, सिर्फ वो क्या है कि जो उनके पुराने बॉन्ड थे वो अपना पुराना बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके अपना कुछ नया बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब किस टाइप की हो सकती है, तो उसको हमने बोला कि ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे या तो हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कोई दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके कुछ बना देना। ठीक है, दूसरी टाइप की रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, तोड़ने में मतलब एक कोई हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है उसको हम तोड़ के सिंपलर फॉर्म में बना दें तो वो हो जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे। एक एक करके बेटा हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर कुछ जैसे हैं हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, विल स्टडी देम वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी बेटा मैंने आपको क्या बोला है कि जहाँ पे कोई चीज नई चीज बन रही है, नई कॉम्बिनेशन बन रही है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक रिएक्टेंट को नाम दे दूं ए, दूसरे को दे दूं बी, तो वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देंगे जिसको हम क्या नाम बोल देंगे, ए बी। सिंपलेस्ट सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, प्लस O2 ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, वाटर। यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रही है। ठीक है, अब बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल में क्या हो रहा है, कोल को अगर हम यहाँ पे ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, दैट इज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दो चीजें, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये सारे एग्जाम्पल अभी दो के ही बताए गए हैं आपको, पर दो से ज्यादा चीजें भी कंबाइन हो सकती है और वो कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना देंगे। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल अगेन जो हमारी एनसीईआरटी में हमें गिवन है, वो हमारे पास बात करते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं हम। ठीक है, इस बीकर में हम क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम बेटा एक मतलब अगर हिंदी भाषा में अगर मैं बहुत मतलब उसमें बात करूँ, चूना। चूना भी जो होता है कि मतलब कहते हैं ना एक चूने में मतलब जिसमें वाटर नहीं ऐड किया हुआ। ठीक है, अनभुजा चूना मतलब उसको कॉमन भाषा में बोला जाता है। ठीक है, सो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और ये नॉर्मली सीमेंट वगैरह और उसके साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, उसको हमने एक बीकर में ले लिया। अब उसमें हम पानी धीरे धीरे विल ऐड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ये जो वाटर हम ऐड कर रहे हैं, वी नीड टू ऐड इट स्लोली। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है। आप लोगों ने कभी घर पे ऑब्जर्व किया हो, जब व्हाइट वॉश होता है तो उस टाइम पे नॉर्मली ये क्विक लाइन में पुताई के लिए और व्हाइट वॉश के लिए ये यूज किया जाता है, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में पानी ऐड किया जाता है, बट इट इज एडेड वेरी स्लोली। ठीक है, और जब ये मतलब रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बेटा स्पेलिंग में हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये ऊपर आपको ये जो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था जिसको हमने क्या नाम दिया था, दैट इज योर क्विक लाइम। या फिर इधर आप देखो, यहाँ पे ये जो पत्थर जैसा दिखा रखा है, दिस इज योर क्विक लाइम। क्विक लाइम में जब जैसे देखो उधर बॉटल से धीरे धीरे पानी ऐड कर रहे हैं तो अचानक से देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अचानक से एक हीट रिलीज हुई इसमें से। तो ये मतलब यहाँ पे भी हालांकि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम तो एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पढ़ रहे हैं, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक।
एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब वहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखी हैं, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, हमने अभी ये आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे रिएक्शन में भी देखते हैं हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विकलाइन। ठीक है। और ये देखो क्विकलाइन में हमने क्या ऐड किया? वाटर। बट वाटर नीड टू बी एडेड वेरी स्लोली, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? स्लेक्ड लाइन, जो इसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं अलॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपने एक चीज कभी ऑब्जर्व की हो घर में, जैसे जब भी व्हाइट वॉश होता है, तो व्हाइट वॉश होने के बाद आप देखोगे कि शुरुआत में अभी जब वो मतलब अभी जो पेंट हुआ ही है, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो क्या हो गया, इसमें तो कोई चमक भी नहीं है, ये तो पहले से भी ज्यादा बुरा सा लग रहा है दीवार। जैसे आप अगर ये इमेज देखो, मैंने ये जो यहाँ पे पेस्ट की हुई है, तो पहले देखो अभी व्हाइट वॉश की है, तो वो अभी नया नया सा किया है, तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बट आफ्टर 2 to 3 days आप देखोगे कि इसमें चमक आ जाती है ना, थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगने लग जाता है। तो वो क्यों हुआ बेटा? ये जो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, जैसे ये जो हमारा, देखो यहाँ पे ये जो स्लेक्ड लाइन बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ मिलके ये क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो इस वॉल को क्या देता है? एक शाइन देता है, एक चमक देता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये आफ्टर 2 to 3 days इट स्टार्ट अपीयरिंग मोर ब्राइट। शुरुआत में आपको इतनी अच्छी नहीं लगती दीवार, बट 3 to 4 days यू सी इट टू बी मोर ब्राइट और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती। ठीक है। अच्छा, आपने मार्बल देखा होगा घर में, सबके ऑलमोस्ट आजकल मार्बल के ही फ्लोर लगे हुए हैं, तो दैट मार्बल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। यहाँ अभी हमने बेटा बात की है समथिंग कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पे प्रोडक्ट बनने के साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो अब हम कुछ एक दो और एग्जांपल्स, अब जब हम ये टॉपिक डिस्कस ही कर रहे हैं, विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस को आप जब बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब बर्न कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये रिलीज हो रहा है अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बेटर डिस्कस किया था, देयर इज समथिंग एज सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ देखो मैंने इमेज में आपको एक सेल दिखाया है, सेल के अंदर हमने क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। हम बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस मतलब यहाँ पे एनर्जी बन रही है सेल के लिए। बट वो एनर्जी बनेगी कैसे? जो फूड हमने खाया उसी से तो एनर्जी बनेगी। तो बेटा क्या होता है, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाती है ना, डाइजेशन के बाद जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है, सबसे सिंपलेस्ट वो बनता है ग्लूकोज। ये जो आपको यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का। ठीक है। ग्लूकोज ये जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये इसका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, वाटर भी, अलोंग विद एनर्जी। और वही एनर्जी हम अपने बॉडी फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही है, बट वहाँ यहाँ पे वो एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी फंक्शंस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो दो एग्जांपल्स और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो अभी हम बेटा पढ़ के हटे हैं। ठीक है। और ये जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब देखो इसी को, ये आ गए हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 and 7। ठीक है। देखो यहाँ अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पे हमने किसका डिस्कशन किया है? दैट हाउ क्विक लाइम गेट कन्वर्टेड इनटू स्लेक्ड लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड द क्वेश्चन इज वाटर शुड बी एडेड स्लोली। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो स्लेक्ड लाइम बना, ये क्या हो जाएगा? थोड़े दिनों बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एंड these are the examples of further few more examples are given of exothermic reaction। ठीक है। बेटा इसके अभी इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो बाकी हमारी और रिएक्शंस हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो मेरी मैं आपको
प्रेजेंटेशन या वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम फर्दर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और ये सारी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे अलोंग विद हाउ यू विल एड हाउ यू विल बैलेंस दी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।